हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड दोस्तों, आज के दिन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए रिवीजन लेक्चर वीडियो। जी हां दोस्तों, आप लोग को जो बहुत दिनों से इंतजार था और जो मैंने एक टाइम टेबल भी आपको दिया था, आप जानते होंगे वो टाइम टेबल के बारे में। हमने बोला था 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर से हम जो है रिवीजन लेक्चर वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें एक टाइम टेबल मैंने बनाया था और वो बहुत सारे लोग को शायद समझ में नहीं आया। इसके लिए मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे या फिर बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कि सर अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आज का जो डेट है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये है 23 दिसंबर और मैंने आपको बोला था कि मैं 20 तारीख को ही स्टार्ट करूंगा रिवीजन। लेकिन आपको यार मैंने एक चीज क्लियरली बताया था टाइम टेबल में कि जो मंडे का दिन रहेगा, ठीक है ना, जो टाइम टेबल बताया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो उसमें जो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का दिन रहेगा, इसमें आपके एसएसटी के वीडियोस आएंगे, वो भी रिकॉर्डेड वाले। ठीक है, एसएसटी के वीडियोस वो भी रिकॉर्डेड वाले, यानी कि जो पोर्शन हमारा बाकी है, थोड़ा बहुत 1 या 2 चैप्टर्स बाकी है, वो इन 3 दिनों में आएंगे। बाकी थर्सडे एंड फ्राइडे आपको मैथमेटिक्स के रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे और सैटरडे और संडे को आपको साइंस के रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे। तो यार एक सिंपल सा मैंने यार आपको बताया था और आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए और आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद आपको आज के इस वीडियो से हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो यानी कि आज हमारा 23 डेट है और थर्सडे का दिन है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, मैथ्स 1 का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका वन शॉट रिवीजन वीडियोस आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। वन शॉट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानते होंगे वन शॉट का मीनिंग, यानी कि एक ही लेक्चर में, पूरे आज के एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर को आज मैं रिवाइज करवा दूंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। और एक चीज बता दूं दोस्तों कि यार हमारा जो है ना आज रिवीजन लेक्चर से, तो ये मत सोचना कि यार हम हर चीज बारीकी से उसी बारीकी के साथ बताएंगे जैसे हम लोग पहले बताए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे वीडियोस और सिलेबस पहले कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और आज हमारा पहला लेक्चर है रिवीजन का, इसके लिए मैं शुरुआत में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं ताकि आपको कुछ चीज क्लियरली बता सकूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार सर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है ना, तो देखो यार आज जो है वो रिवीजन लेक्चर्स होगा, यानी कि एक एक टॉपिक हर चैप्टर्स में जो रहेंगे उसमें आपको मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर पूरा का पूरा वापस से प्रैक्टिस कराओ, तो ये तो इंपॉसिबल वाली चीज हो गई, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो ऑलरेडी अच्छे से सॉल्व करवाया है हमने, जाके आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, हर एक सब्जेक्ट का फोल्डर्स बनाए हुए हमने, या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट चाहते हो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, हमारे टॉपिक में जाके लेक्चर्स बाय लेक्चर हमने अपलोड किए हुए आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आज रिवीजन लेक्चर्स वीडियो है, ये चीज ध्यान में रखना। तो आज हमारा पहला लेक्चर और मैथ्स 1 जो अलजेब्रा सब्जेक्ट बोलते हैं उसका पहला लेक्चर है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। आज पूरा चैप्टर यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपका पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स 1 में, मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा में, ये पूरा आज हम लोग रिवाइज कर जाएंगे। तो क्या दोस्तों आप लोग रेडी हो इस चीज के लिए? कॉमेंट करके जरूर से बता देना दोस्तों। एंड एक बोलते हैं ना कि शुभ काम करने से पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि देखो आज पहली बार हम रिवीजन लेक्चर्स करा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर। इसके पहले जितने भी चीजें हमने दी है वो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में क्या दिया है, हमने एकदम अच्छे से लेक्चर वीडियोस दिया है, लेकिन आज पहली बार ये चीज हम कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे लिए भी प्रे करना और आपके लिए भी प्रे करना, सो दैट ये रिवीजन लेक्चर्स अगर आप पूरा देख लोगे, जितने भी लेक्चर्स आएंगे, हर एक चैप्टर्स के एक एक लेक्चर आएंगे, अगर आप सिर्फ इतना देख लोगे, ठीक है, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, एवरेज से एवरेज बच्चा या फिर मीडियम से मीडियम बच्चा भी टॉप कर सकता है, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि आज के इस लेक्चर वीडियो देखने के बाद आपको हर टॉपिक का कंसेप्चुअल नॉलेज दोबारा से क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर के अंदर, जो पहला टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो मैं चैप्टर का नाम तो मैंने लिख दिया, क्या है चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये मैंने लिख दिया, लेकिन सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है वो भी जानना जरूरी है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, लगभग 6 to 7 टॉपिक्स है, हर टॉपिक का मतलब बताऊंगा, उसका कंसेप्ट बताऊंगा आज। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। तो पहला जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन की हम जब भी बात करते हैं, दिमाग में जब भी आता है, तो हमारे मन में एक चीज का मतलब क्लियर होना चाहिए। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइमल्टेनियसली, ही इज वॉकिंग साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक के बाद एक। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है कि आपको कोई 2 इक्वेशन दिया रहेगा। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल भी लेकर आया हूं आपके लिए, और जैसा मैंने बोला कि हर टॉपिक का एक एक एग्जांपल मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ यार ये सब चीज तो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सर के लेक्चर्स में ऑलरेडी बने हुए हैं सर के लेक्चर्स, तो ये आपको दोबारा से याद आ जाएगा, क्योंकि आज हम रिवाइज कर रहे हैं उसी चीजों को। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक एग्जांपल आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जैसे कि x + y = 4, ठीक है, कॉमा एक दूसरा एग्जांपल है, मतलब ये पहला इक्वेशन हो गया और एक और इक्वेशन दिया हुआ है 2x -
y इज इक्वल टू 2, ये आपके दो इक्वेशन दिए होते। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा, देखो मैं ऐसा भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये दो इक्वेशंस आपको दिए रहेंगे, कोई भी दो इक्वेशंस दिए रहेंगे और आपको बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोला रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आपको ये दो इक्वेशन दिख गए। अब आपको क्या करना है, आपको मेरी बात अगर याद होगी, हमने लेक्चर्स में जब पढ़ाए थे, जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको याद होगा कि कभी भी अगर दो इक्वेशंस दिए हैं और आपको बोला है साइमल्टेनियस इक्वेशंस के फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, तो ये दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिख दो। सबसे पहले क्या लिखोगे, ये दोनों ही इक्वेशन को एक के नीचे एक जो है लिख दो, जैसे है वैसे ही लिख दो सेम। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दिया, दूसरा क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस प्रकार लिखना कि नंबर के नीचे नंबर, इक्वल के नीचे इक्वल, y के नीचे y, x के नीचे इस प्रकार दिखने चाहिए। अब आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि क्या दोनों ही इक्वेशन में कुछ ऐसा कोएफिशिएंट है जो सेम है। आप देखो यहां पे दोनों ही में से कुछ ऐसा इक्वेशन है क्या जो दोनों में सेम है, आपको पता चल रहा है क्या यहां पे। तो आप बोलोगे कि सर हाँ, एक y जो है यहां पे, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, क्योंकि y के आगे कुछ भी नंबर नहीं है ना, तो ये 1 है। और यहां पे y के आगे भी कुछ भी नंबर नहीं है। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि यहां पे कुछ भी इक्वेशन नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो कि है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे इसमें, अब यहां पे y है, यहां पे भी y है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, y और y। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये y और ये y का दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं कैंसल आउट कर सकता हूं। तो कैंसल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लॉजिक लगाओ थोड़ा। कैंसल करने के लिए मुझे ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस या फिर माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इधर क्या करूं, प्लस करूं या फिर माइनस करूं। तो आप अगर बोलोगे कि सर माइनस करो, तो अगर हम माइनस करेंगे यहां पे, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये y और ये y कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें प्लस ही करना पड़ेगा। तो अगर हम प्लस करेंगे तो ये 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्लस y और ये माइनस y क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। और ये x प्लस 2x क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। तो क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 6। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 6/3, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2। आपका आंसर क्या आ गया, x का 2 आ गया। अब मुझे उसी प्रकार y का आंसर निकालना है। तो समझ लो, मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब ये x का जो वैल्यू 2 आया, इसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो मैं ऐसा लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने 1 में डाल दिया। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब यही इक्वेशन में हमें x का वैल्यू 2 जो है डाल देना है। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या लिखूंगा। तो x के जगह पे मैं 2 लिखूंगा यहां पे। अब 2 लिखने के बाद आगे की जो चीजें सेम हो जाएगी। तो x के जगह पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, अच्छे से लिखता हूं, 2 ये प्लस ये y इज इक्वल टू 4। अब मुझे y का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 2। तो आपका x का वैल्यू भी 2 आ गया, y का वैल्यू भी 2 आ गया। तो आपको लास्ट में लिख देना है x, y इज इक्वल टू क्या आया, 2, 2। ये आपका आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्योंकि देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन जब भी आपको सॉल्व करने बोला रहेगा, तो एक चीज क्लियर कट बोला रहेगा कि आपको यहां पे x और y यानी जो भी कोऑर्डिनेट्स या फिर जो भी वेरिएबल्स पूछेंगे, हो सकता है ये x के जगह पे m मिल जाए, n मिल जाए, कुछ भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको इक्वेशंस पूछे जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन इसी प्रकार के थोड़े टफ होते हैं, थोड़े से नंबर बड़े बड़े दे दिए जाएंगे, लेकिन प्रोसेस पूरा सेम होने वाला है। और पूरा का पूरा हमने बहुत सारे एग्जांपल्स इसी प्रकार ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्व करवाए हैं हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। तो आप प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आपको एक और चीज बता दूं कि ये हमारा पहला टॉपिक था, ओके। थोड़ा सा मेरा गला खराब है दोस्तों, आप जानते होंगे कि मेरा कुछ दिनों से तबियत बहुत डाउन चल रहा है, तो प्लीज उसको थोड़ा सा सहन कर लेना। प्रॉपर तरीके से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि आपको मैं प्रॉपर टाइम पे, जो मैंने टाइम दिया था आपको, जो मैंने टाइम टेबल बनाया था, उस टाइम पे ही रेगुलर लेक्चर वीडियोस दे सकूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट करोगे दोस्तों। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब यहां पे हमारा एक टॉपिक, जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये खत्म होता है। और आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा का पूरा साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो टॉपिक है, इसी के ऊपर बेस है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यानी कि जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है, ठीक है ना, आपके महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का, ये पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। ये जो मैंने सम कराया है, ये इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस है। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 भी हमने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। आप हमारे
वीडियोस सेक्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो आज का वीडियो क्या है, हम रिवाइज करवा रहे हैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है, वो टॉपिक्स को वापस से आपके दिमाग में डालना कि हाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या था, याद आया अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या था। तो उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा। अब चलेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपको ये नोट डाउन करना है, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता जाऊंगा आप लोग को, मतलब 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया, 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको आप नोट डाउन करते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी आता हूं। ओके, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम रफ करने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर। ओके, देखो बहुत मजेदार चैप्टर है ये और ये बहुत इजी है और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग ये इस प्रकार प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इस प्रकार प्रिपेयर कर लो कि आप लोग को अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। वो दूसरा टॉपिक कौन सा है, तो हमारे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों ग्राफिकल मेथड। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अब ये ग्राफिकल मेथड है क्या एग्जैक्टली, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझो। नाम में देखो ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ बनाना होगा। तो इसमें भी क्वेश्चंस आपको कैसे पूछते हैं एग्जाम में, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसा आपने अभी सॉल्व किया ना, उसमें क्या किया, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के नीचे रखा, जो कैंसिल हो रहा है सेम सेम थे कोएफिशिएंट वाले, उसको सेम कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो भी बच गया, एक वैल्यू मिला, दूसरा वैल्यू को उठा के तीसरे में डाल दिया, तो आपको एक एक्स और वाई के वैल्यू मिल गए। तो इसमें इस प्रकार का हमने डायरेक्ट किया था। लेकिन ये जो ग्राफिकल मेथड है इसमें आपको ग्राफ बना के करना है। लेकिन ग्राफ बनाने के पहले आपको जो इक्वेशंस दिए रहेंगे ना, उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तभी तो आप ग्राफ बना पाओगे। तो वो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं हम सॉल्व इसको करके बताएंगे। तो पहला कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब सेम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हमने इसके पहले आपको एक एग्जांपल करवाया था, वही सेम एग्जांपल साइमल्टेनियस से सॉल्व किया। अब वही सेम एग्जांपल वापस ले रहे हैं और उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। याद है ना 2,2 आया था, x2 y2 याद है ना प्रीवियस वाला, सेम उसको वापस से करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको वो इक्वेशन दोबारा मैं लिख लेता हूं। क्या था इक्वेशन हमारा, x + y = 4, ये हमारा पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन क्या था दोस्तों, 2x - y = 2। यहां पे लिखता हूं उसको, 2x - y = 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो यहां पे लिखता हूं इसको, यहां पे लिखता हूं, देखो 2x - y = 2, क्लियर है, यही था ना हमारा। अब ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए। अब आपको ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, ऐसे डब्बे बनाने, ऐसे डब्बे बनाने। ये बन गया पहला डब्बा, ये दूसरे वाले इक्वेशन के लिए बन गया दूसरा डब्बा। अब ये डब्बा में क्या करना है, एटलीस्ट आपको 3 कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए होंगे एक लाइन को बनाने के लिए, ग्राफ को बनाने में, जो यहां पे मैं बनाने वाला हूं। तो 3 डब्बे बना दो, मतलब 4 बनाओ एक कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखने के लिए। मैं जैसा बना रहा हूं वैसा पहले देख लो, आपको याद आ जाएगा। ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको 4 डब्बे में और 3 डब्बे में क्लासीफाई कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी, टेंशन मत लेना। हर चीज का जवाब है दोस्तों, टेंशन मत लेना। वीडियो काफी लंबा होगा, पहली बार हमारे चैनल पे हम मोर देन कोशिश करेंगे। देखो अभी टाइम मुझे पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन जितना भी लगेगा आप लोग बने रहना हमारे साथ, क्योंकि आज अगर आप पूरा देख लोगे, वन शॉट, इसी का नाम है ना वन शॉट, आज पूरा देख लोगे, ट्रस्ट में ये चैप्टर के अंदर कुछ भी डाउट आपको नहीं बचेगा। बस आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है ना, बस यही करना रहेगा और कुछ नहीं। और उसके बाद जो एक और लेक्चर आएगा कुछ टाइम के बाद इसी चैप्टर का, वो प्रॉब्लम सेट करेगा, प्रॉब्लम सेट के भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए पहले यहां पे लिख देंगे हम लोग x कोऑर्डिनेट, यहां पे y कोऑर्डिनेट, ये बन जाएगा x, y। सेम यहां पे भी x y, ये बन जाएगा x, y। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। और यहां पे थोड़ा सा हम लोग रफ करेंगे, बाद में मिटा देंगे रफ फिगर। आपको एक पेज मिलेगा रफ पेपर करने के लिए, या फिर अपने आंसर शीट में जो आप एग्जाम देने जाओगे तो आंसर शीट में लास्ट पेज पे आप रफ कर सकते हो पेंसिल से, बाद में उसको मिटा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग रफ करेंगे, ठीक है। अब यहां पे ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है, हमें ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो लेट्स सपोज, अब मैं कोऑर्डिनेट मुझे कहां से मिलेगा, ये मेरे पास पहला इक्वेशन है, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन है। तो समझ लो मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूं, किसका नाम है x + y = 4। अब मैं इमेजिन कर लेता हूं, ये ग्राफिकल मेथड का एक बहुत खूबसूरती वाली चीज है कि आपको यहां पे अपने मन से कोई भी एक नंबर पहला ले लेना है। मतलब x का वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो। तो समझ लो मैंने x का वैल्यू ले लिया 1, मेरी मर्जी भाई, x का वैल्यू क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया। तो x का वैल्यू 1 ले लिया, तो y का वैल्यू भी कुछ आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि x का वैल्यू कुछ है, जैसे मैंने यहां पे इक्वेशन लिख दिया x + y = 4। देखो थोड़ा सा ध्यान से, x + y = 4 ये मेरा इक्वेशन है, जिसमें x के जगह पे मैंने खुद से मान लिया 1 है। मान सकते हैं दोस्तों, ग्राफिकल मेथड का यही एक प्लस पॉइंट है कि आप कोई भी एक वैल्यू दोनों में से खुद से मान सकते हैं और दूसरा वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली निकल जाएगा। तो आपने जब x का वैल्यू 1 मान लिया तो y कितना मिलेगा,
देखो x की जगह पे 1 डाल दिया तो प्लस y इज इक्वल टू 4 है, तो y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी y विल बी इक्वल टू 3। तो आपने जब x का वैल्यू 1 लिया तो y कितना मिला आपको 3, तो y की जगह पे आ गया 3। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1,3, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। उसी प्रकार आप वापस से कुछ ले लो, x के जगह पे दूसरा कुछ मान लो, तो इस बार मैं ले लेता हूं x के जगह पे 2 ले लेता हूं। इस बार मैंने x के जगह पे क्या ले लिया दोस्तों 2 ले लिया। अब x के जगह पे जब 2 ले लिया तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 2। इस बार 2 आ गया, यानी कि जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू भी 2 आया, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 2,2 आ गया। अब एक और वैल्यू लेता हूं, तो चलो इस बार x का वैल्यू थोड़ा बड़ा लेता हूं, ठीक है ना, एक छोटा छोटा ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा बड़ा लेता हूं, चलो 6 लेता हूं। x के जगह पे मैंने इस बार ले लिया 6, तो y कितना हो जाएगा, y भी इक्वल टू 4 माइनस 6 यानी y विल बी इक्वल टू -2, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो आता है नॉर्मली आपको, बहुत ईजी है। तो x के जगह पे आपने जब 6 डाला तो y का वैल्यू कितना मिला, -2 मिला, मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 6, -2। तो ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक 1,3, दूसरा 2,2, तीसरा 6, -2। ये 3 कोऑर्डिनेट आपको ये इक्वेशन के मिल गए। उसी प्रकार 3 कोऑर्डिनेट आपको दूसरे वाले इक्वेशंस के लिए भी निकालने पड़ेंगे। तो दूसरा वाला इक्वेशन हमारा ये रहा, इसको मिटा देता हूं पहले, ये रफ है, ये किया जो हमने वो रफ किया, आप लोग इसको मिटा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, या फिर आप पेंसिल से साइड में कर सकते हो। अगर आपको दिखाना है रफ तो वो भी दिखा सकते हो, सामने वाले को अच्छा लगता है उल्टा कि हाँ रफ फिगर भी दिखाया उसने, तो वो भी आप कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। अब यहां पे भी सेम वही चीज है, मैं कुछ वैल्यू जो भी वैल्यू है x का मान लेता हूं। पहले मैं इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो समझ लो मैंने x के जगह पे क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो 2x के जगह पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 1 2 हो गया, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वाई विल बी इक्वल टू 0। मतलब आपने जब x के जगह पे 1 लिया, आपने जब इस इक्वेशन में x के जगह पे 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, 0। समझ में आ रहा है, x के जगह पे 1 लिया तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा 1,0। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अपने मन से कोई और एक इसी में x का वैल्यू दूसरा लेता हूं, तो समझ लो मैं x का वैल्यू इस बार लेता हूं अपने हिसाब से। देखो आपकी मर्जी है, आप 15 लो 10 लो, लेकिन सोच समझ के लेना। छोटे नंबर लोगे तो छोटे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बड़े लोगे तो बहुत बड़े आएंगे, तो आपको बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो छोटे नंबर ही सिलेक्ट करो जानबूझ के। तो मैं यहां पे ले रहा हूं, समझ लो x के जगह पे 3, चलो x के जगह पे 3 ले लिया, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6। यहां पे सॉल्व करते हैं वापस, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो वाई विल बी इक्वल टू 4। क्या आया आपका, वाई का वैल्यू 4 आया। यानी कि जब आपने x का वैल्यू 3 डाला, x का वैल्यू क्या डाला आपने 3 डाला इस इक्वेशन में, तो आपको y का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला 4 मिला। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3,4। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब उसी प्रकार एक और कोई कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं, तो मेरी मर्जी में यहां पे एक और कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। चलो इस बार मैं निगेटिव लेता हूं, देखता हूं क्या होता है, ठीक है। ले सकते हो बिंदास से, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हो, यहाँ पे मैंने सब पॉजिटिव ही लिया शायद इसलिए, तो ऐसा मत सोचना, आपकी मर्जी, आपको -1 -2 जो भी लेना है ले सकते हो। तो x के जगह पे इस बार मैं ले रहा हूं -1, तो x की जगह पे -1 ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 हो गया, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पहले से ही है। अब ये -2 उधर जाएगा 2 के पास, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 2 + 2, बराबर ना। ये -2 उधर आ गया तो +2 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर वाई इक्वल टू -4, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया -4। तो जब आपने x का वैल्यू कितना लिया, x का वैल्यू जब आपने -1 लिया तो आपका जो वैल्यू आया, जो y का वैल्यू आया वो -4 आया। तो आपके कोऑर्डिनेट्स यहां पे क्या आ गए -1, -4। तो आपको ये दोनों ही इक्वेशन जो आपको बोले था ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल दिया। सबसे पहले आपको यही करना है, दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट 3 4 भी निकालते हैं बहुत लोग, एक और निकाल देते हैं, तो आपकी मर्जी निकालना निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप 3 कोऑर्डिनेट भी निकाल लो तो बहुत है एक ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। कहीं पे रूल में लिखा नहीं है कि आपको 3 ही बनाना है या फिर 4 बनाना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब हम बनाएंगे दोस्तों ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ग्राफ कैसे बनेगा, बस आपको पता है क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो समझ लो ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है। आप सब जानते हैं ना, इतना तो आपने यार 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में ही सीख लिया होगा। तो यहां पे मैं इक्वल डिस्टेंस पे क्या करता हूं, एक कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं। ये आपको पता है, ये करने आता है, ये ग्राफ ड्रॉ करने। इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपकी मर्जी देना दे दो। फिर ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ा रफ बना रहा हूं क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। ये सब पहले हम लोग पढ़ा चुके, खत्म कर चुके हैं। ये रिवीजन लेक्चर से, इसको आप देख लोगे तो आपको सब मेमोरी में याद आ जाएगा वापस से, और ये अब तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। बस इतना भी देख लोगे तो आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहां पे क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 -2 -3
-4 -5, ठीक है। यहां पे भी माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, आपको जितना लेना है आप ले सकते हो। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं कौन सा ड्रॉ करूंगा, ये वाला इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा, x + y = 4, ये पहला है ना हमारा, इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ढूंढो कि किधर है। अब आप एक चीज नोटिस करो यहां पे कि हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन का, पहला कोऑर्डिनेट है 1,3। तो 1,3 किधर आएगा, देखो ये मेरा 1, x का 1 होता है ना, पहला क्या होता है, पहला x होता है, दूसरा y होता है ना। तो 1 ये रहा x का, और y x का किधर है 3, सॉरी माफ कीजिएगा, x का 1 इधर मिल गया, y पे 3 किधर है, ये है। तो यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि कहीं पे यहां पे आएगा एक पॉइंट 1 वाले लाइन पे और 3 वाले लाइन पे, ये एक पॉइंट आ गया। इसका नाम क्या रहेगा, 1,3। इसका नाम क्या रहेगा दोस्तों, 1,3 नाम दे दो इसको। मतलब आपने पहला कोऑर्डिनेट को ढूंढ के निकाल दिया। आप क्या करो, एक डॉट डालो और उसको बाजू में सर्कल कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये 1,3 वाला पॉइंट है या फिर कोऑर्डिनेट है। दूसरा क्या है 2,2, ढूंढो 2,2 किधर आएगा, ये 2 यानी कि 2 इधर, ये 2 इधर, यानी कि लगभग इधर आएगा। तो ये हो गया आपका 2,2 वाला पॉइंट, दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब तीसरा है 6, -2, तो ये रहा 6, -2 किधर है, ऊपर है क्या, नहीं नीचे है, देखो -2 ये रहा। तो ये 6 -2 यानी कि लगभग अंदाजे के हिसाब से यहां पे आएगा, लेकिन आप लोग स्केल से करना, मैं तो अंदाज के हिसाब से बता रहा हूं। तो ये देखो ये 6 का लाइन, ये -2 का लाइन, तो लगभग हमारा ये जो पॉइंट आ गया इसका नाम क्या रहेगा, 6, -2, ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब आपने ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के बाद आपको मेन चीज करना है क्या, क्योंकि आपको क्या बोला है क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ या फिर सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉरी माफ कीजिएगा ग्राफिकल मेथड, माफ करना, ड्रॉ सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो आप ग्राफ बना रहे हो, तो आपको ये जब तीनों कोऑर्डिनेट आपने जब ड्रॉ कर लिए होंगे, तब आपको क्या करना है, ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है या फिर तीनों जो पॉइंट्स मिले हैं ना एक इक्वेशन के, एक डब्बे के, तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल से करना, मैं हाथ से कर रहा हूं लेकिन आप लोग स्केल से करोगे, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट ये है, इसको मैं ड्रॉ करूंगा दूसरे लाइन के पास, इसको मैं ड्रॉ करूंगा तीसरे लाइन के पास, और एक लंबा लाइन यहां से ऐसा खींच दो और इसको भी यहां से नीचे खींच दो लंबा। ये आप लोग को स्केल से ड्रॉ करना है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। मैंने हाथ से किया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है बड़ा वाला, आप लोग के पास छोटा सा स्केल है, बुक में काफी है उतना। तो ये आपका एक लाइन बन गया, लेकिन वो लाइन किस चीज का बना है, आपका ये इक्वेशन का लाइन बना है। तो आप क्या करो, ये इक्वेशन का जो नाम है उस लाइन के ऊपर लिख दो, यानी कि ये जो लाइन बना है ये किसका लाइन है, x + y = 4, इस चीज का लाइन है, x + y = 4 का ये लाइन आपने बना दिया। तो आपका पहला काम खत्म हो गया, लेकिन अब पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, अभी और एक चीज बाकी है। क्या, दूसरा काम करना बाकी है। दूसरा काम क्या है दोस्तों, कि आप लोग को क्या करना है, अब ये सेम दूसरे वाले डब्बे का जो कोऑर्डिनेट्स है इसको उठा के वहां पे ड्रॉ करना है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला है 1,0, दिख रहा है आपको, ये 1,0 किधर आएगा, देखो ये 1 और 0 मतलब इसी पे रहेगा, ये 1 तो इधर ही है ना, और 0 मतलब है ही नहीं कहीं पे, तो 1,0 मतलब यही हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसका नाम मैं रख दूंगा 1,0, ये वाले पॉइंट का नाम क्या है 1,0, बना दिया। दूसरा वाला क्या है 3,4, तो 3,4 किधर है, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये 3 ये 4, यानी कि लगभग इधर पे आ रहा है पॉइंट, तो इसका नाम रख दिया मैंने 3,4, समझ में आ गया, ये हो गया 3,4। अब एक और है -1, -4, तो ये रहा -1 और -4 ये रहा, यानी कि लगभग यहां पे आ रहा है, -4 के सामने, -1 के सामने, तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया, क्या नाम है इसका, -1, -4, इसको बाजू में लिख दो, -1, -4, ये आपने लिख दिया। अब यहां पे भी आपको 3 पॉइंट्स मिल गए, तो अगेन आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स मिलने के बाद उस तीनों पॉइंट को आपस में स्केल के हेल्प से जोड़ देना है, ठीक है। और ये सब आप जो ड्रॉ करोगे वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो आपको उस प्रकार ड्रॉ करना है। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, ठीक है, यहां से पहला पॉइंट से आपको एक लाइन पास करना है, सॉरी माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, ठीक है, देखो ये पॉइंट से जोड़ना है ना इसको, तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ो, दूसरा है आपका और तीसरा ये है आपका, ठीक है। तो यहां से इसको इस प्रकार से जोड़ो यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन हमने हाथ से बनाया इसके लिए, लेकिन आपका सीधा जाएगा, ठीक है, आपका जो है दोस्तों वो सीधा जाएगा, टेंशन मत लेना। आपका स्केल से बनेगा तो सीधा जाएगा, मैंने हाथ से बनाया इसके लिए थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि आपने क्या बना दिया, ये वाले लाइन भी बना दिया, और ये वाले लाइन का नाम क्या है, 2x - y = 2, यहां पे कहीं पे लिख दो ये लाइन को, 2x - y = 2। तो आपने ये दोनों लाइन बना दिया, मतलब आपका ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया।
खत्म हो गया, यही है आपका ग्राफिकल मेथड। लेकिन एक छोटी सी चीज जो लोग नहीं करते और मार्क्स शायद उधर ही कर जाते हैं उनके, आखिरी काम ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढना। यानी कि ये दोनों जो ग्राफ बने हैं, ये जो दोनों लाइन बने हैं, ये कहां पे जाके एक दूसरे को मिल रहे हैं। जैसे रेलवे की पटरी होती है ना, एक पॉइंट पे आके दोनों मिलती है, सेम इसी प्रकार ये लाइन और एक ये लाइन दोनों एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। और कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? वो लगभग ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं। और इत्तेफाक की बात ये है कि ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है, क्या नाम है इसका, 2,2। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक अननोन जगह पे आपस में मिलते हैं, तो आपको निकालना पड़ता है कि वो कौन सा लोकेशन पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे तो ऑलरेडी पता है मुझे कि ये 2 और 2 पे आ रहा है। यानी कि मेरा ये क्या हो गया, 2,2 क्या हो गया, इसको लिख देने का, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या बन गया दोस्तों, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन का पॉइंट। और इसी में आपका x और y का वैल्यू निकल जाता है। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया वही है आपका x और y का वैल्यू। यानी कि आपका x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 2। यही है आपका आंसर, और यही है आपका पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि हाँ फाइंड करो x और y बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड इस इक्वेशन का, इस प्रकार से। तो ये आपको सॉल्व कर देना है इसी प्रकार से, और एग्जामिनर भी एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सब चीज को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके हाथ में प्रैक्टिस से, अगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर है, ट्रस्ट मी, विद इन 10 मिनट्स के अंदर इसको फटाफट से सॉल्व करके और 3 से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इसको आप आंसर निकाल के बता सकते हो और पूरा मार्क्स ले सकते हो। है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? तो चलो बाजू में हट जाता हूं, लेकिन एक और चीज बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हुआ यहां पे। यानी ग्राफिकल मेथड भी हमने सिखा दिया। पहला क्या देखा, साइमल्टेनियस इक्वेशन किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो सिखा दिया हमने। ग्राफिकल मेथड क्या था ये पूरा सिखा दिया। अब ग्राफिकल मेथड के बेस पे पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। यानी कि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 है ये पूरा पूरा इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा हुआ है। 1.2 जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने सॉल्व करवाया हुआ है। अब जाके लेक्चर बाय लेक्चर हमने जो वीडियोस बनाए थे स्टार्टिंग में ही, बहुत पहले ही, लगभग 1 साल हो गए दोस्तों बना के, तो वो सब बने हुए हैं अच्छे से, इसी प्रकार एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके देख सकते हो आप पूरा के लिए। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा तो बस आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यार यही मोर देन इनफ है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना और हमारे वीडियोस जो पुराने वाले हैं वो भी देखते रहना, क्योंकि उसमें पूरा चीज हमने पहले कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 यहां पे आके खत्म होता है इस टॉपिक के बेस पे। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड यहां पे कंप्लीट। ठीक है, अब चलेंगे हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर। देखो रिवीजन लेक्चर वीडियो है तो दोस्तों प्लीज थोड़ा सा एक पॉज करके ना थोड़ा कमेंट में थोड़ा सा ना रोशनी डालने की कोशिश करो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि मेरा तबियत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए यहाँ पे आया हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा हर बच्चा, ठीक है, 7th एंड 9th के ऊपर तो फोकस होता ही है, लेकिन 10th का बच्चा अभी कुछ ही महीनों के अंदर एग्जाम लिखने वाला है, अपने बोर्ड एग्जाम। तो यार ये आप लोग के लिए मैं डेडिकेशन के साथ कर रहा हूं दोस्तों, और ट्रस्ट मी दोस्तों, आप लोग अगर ये चीज़ फॉलो कर लेते हो शिद्दत के साथ और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत ही आगे बढ़ोगे। तो अपनी राय और सजेशन कमेंट करके बताते रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाना। ठीक है, अब इसको रफ करूंगा मैं, क्योंकि अब हम पढ़ाएंगे आपको टॉपिक नंबर 3 इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है दोस्तों डिटरमिनेंट। अब क्या होता है डिटरमिनेंट ये पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से 5 सेकंड्स दूंगा खाली। चलो हो गए 5 सेकंड्स, और हमारा जो इंक है वो भी भर गया। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर दोस्तों, इसको रफ कर दे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अभी इसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि ये हमारा दूसरा टॉपिक था, ये हो गया कंप्लीट। चलिए आ जाते हैं अभी हम लोग तीसरे टॉपिक पे। तीसरा हेडिंग डालेंगे दोस्तों आज का, जो कि बहुत ही इजी मानता हूं मैं, मतलब शायद आप लोगों को पता है कि नहीं कि इजी है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सिंपल है और डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है। तो हमारा आज के इस वीडियो का टॉपिक नंबर 3, आज के इस चैप्टर का जो चैप्टर है पूरा आज कंप्लीट करेंगे ना, वन शॉट वीडियो है, पूरा एक ही बार कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसका नाम है दोस्तों डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, डिटरमिनेंट्स। ओके, अब डिटरमिनेंट ये वर्ड सुन के आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कुछ ऐसा दिखता है डिटरमिनेंट। ठीक है, ये बॉक्स रहेगा ऐसा, इस प्रकार का एक बॉक्स रहेगा और उसमें कुछ नंबर रहेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 5, 3, 7 और 9। मैंने एक रैंडमली ऐसा नंबर ले लिया, ठीक है ना, रैंडमली एक नंबर ले लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में, अगर इस प्रकार के आपको कहीं पे भी दिखे
इसमें कुछ भी हो सकते हैं। अभी आपको ये सब नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ नंबर नेगेटिव भी आ जाए इसमें, हो सकता है कुछ नंबर रूट में भी आ जाए, कुछ फ्रैक्शन में भी आ जाए, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन तरीका सॉल्व करने का एक ही है, टेंशन मत लेना, वो तरीका ही हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार की चीजें दिखेंगे, एक लाइन खींचे रहेंगे, उसके बीच में 4 नंबर रहेंगे, तो इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे। सॉल्व कैसे करना है, सिंपली बचपन में एक चीज हमें सिखाया गया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वही करना है बस। कैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये 5 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख दो इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि ये वाला जो नंबर होता है, इधर का जो नंबर होता है, वो उसके सामने वाले डायगोनल में, क्रॉस में एक्स बनता है ना, एक्स, उस प्रकार। तो ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। सेम यहां पे वही चीज करना है। क्या करना है आपको, यहां पे आपने क्या किया कि 5 को 9 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में दे देना है उसको, क्योंकि अगर बाई चांस माइनस में आया तो ब्रैकेट होना सेफ होता है, तो ब्रैकेट दे देना, बीच में आ जाएगा आपका माइनस, फिर जाना है दूसरे के पास। ये माइनस कंपलसरी है, सब में माइनस डालना है। मतलब जब आपने एक को मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद आपका माइनस आ जाएगा, उसके बाद आपको दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यही फॉर्मूला है इसका। इसको सॉल्व कर दो, 5 9 होता है दोस्तों 45, माइनस तो बीच में है ही पहले से, 3 7 होता है 21, 45 में से 21 क्या कितना बचेगा दोस्तों, 24। ये आपका आंसर, खत्म। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एग्जाम में पूछता है, कभी कभी माइनस के फॉर्म में पूछ सकता है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये बहुत सिंपल है। आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स जो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवाए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो हमने इस चैप्टर के अंदर बनाए थे। ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, जैसा कि आप जानते हैं, तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उम्मीद करता हूं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद आ गया होगा कि क्या होता है डिटर्मिनेंट एंड किस प्रकार से ये डिटर्मिनेंट काम करता है। ओके दोस्तों, क्लियर है। चले अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इसी से मिलता जुलता है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट, इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों क्रैमर्स रूल। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। क्यों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ये आपको मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं चौथे टॉपिक की तरफ, हमारे आज के चौथे टॉपिक, यानी इस चैप्टर के चौथे टॉपिक, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने मिटा दिया उसके पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, आपके हाथ में तो कंट्रोल है दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। चौथा, आज का लेक्चर का चौथा टॉपिक क्या है, क्रैमर्स रूल। देखो बहुत ही हॉट टॉपिक, बहुत ही फेमस टॉपिक है क्रैमर्स रूल। कुछ आए ना आए, ये टॉपिक हमेशा आता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक तरीके से 3 स्टार देके रखा है। 3 स्टार मतलब मेरे लिए चलो 5 स्टार ही हो गया, 5 स्टार दे देता हूँ। 5 स्टार टॉपिक है ये, एग्जाम में पूछने का 100% चांसेस होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। जैसे कि आपने पहला देखा ना, पहला टॉपिक क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब भी आपको कोई भी चीज पूछेगा तो उसके नाम जरूर दिया रहेगा। जब कुछ नहीं दिया रहेगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है, जब नहीं दिया रहेगा तो आपकी मर्जी है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। समझ लो, आपको दो इक्वेशन दिए, यहां पे मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले समझ लो, यहां पे एक इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू -11, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। और एक और इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स सपोज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। समझ में आ रहा है, ये दो इक्वेशन दिया रहेगा। तो क्वेश्चन इसके बेस पे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, या फिर पूछा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कुछ भी पूछ सकता है ना, इक्वेशंस वही रहेंगे, इक्वेशंस का तरीका वही रहेगा, मेथड कुछ भी हो सकता है। और लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और कुछ दिया ही नहीं है, तो आपकी मर्जी भाई, जो आपको इजी लगता है उससे सॉल्व करो। आपको साइमल्टेनियस इजी लगता है तो साइमल्टेनियस से सॉल्व कर लो, ग्राफिकल इजी लगता है तो ग्राफिकल से सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपको ये जो हमारा क्रैमर्स रूल है इससे इजी लगता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये है क्या, पहले ये सीख लो, सिखाया तो है ऑलरेडी, रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल में आपको क्या करना है, दो इक्वेशन जब दिए रहेंगे तो आपको सेम ये दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले एक के नीचे एक लिख देना है। लिख दिया आपने, 5x प्लस 3y इक्वल टू -11, ये आपने लिख दिया। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू -10, ये आपने एक के नीचे एक लिख दिया। जैसे साइमल्टेनियस में लिखते थे एक के नीचे एक, वैसे यहां पे भी एक के नीचे एक लिख दिया। लेकिन अब इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको ऐसा लाइन खींचना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको यहां पे कुछ और करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। आप जानते हो डिटर्मिनेंट, इसके पहले सीखा ना, d इज इक्वल टू, सीखा ना ये वाला, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्रैमर्स रूल में अप्लाई होता है। कैसे होता है देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमें इस
चीज का डी निकालना होता है, यानी डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो डी इज इक्वल टू ऐसा बॉक्स बन जाता है। अब वो बॉक्स में नंबर क्या आएंगे वो ध्यान में रखो। तो नंबर कौन रहेंगे, एक्स और वाई के पास जो भी नंबर है वो यहां पे डाल दो बॉक्स में। 4 ही होते हैं ना, 6 वाला आपने सीखा नहीं है अभी तक, 6 वाला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 4 ही है ना। आपने अभी जो इसके पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व किया उसमें 4 ही नंबर थे ना, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 था, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 समथिंग था, ऐसे कुछ। तो 4 नंबर होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 नंबर होंगे। तो यहां पे भी 4 नंबर ले लो। पहला नंबर क्या है, 5 है, दिख रहा है ऊपर 5, उसके बाजू में क्या है 3, ये 5, उसके बाजू में क्या है 3, उसके नीचे क्या है 2 और उसके बाजू में 4, यानी 2 और 4। सिंपल सा नजर आ रहा है। इसके लिए एक के नीचे एक लिखा ताकि आपको ये बना बनाया मिल जाए। 5 नीचे 2, 3 के नीचे 4, तो 5 के नीचे 2 लिख दिया, 3 के नीचे 4 ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो जैसा हम करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही करते हैं ना, बीच में माइनस आ जाता है, और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है, क्या आ जाएगा आंसर, 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया 14 आ गया। 20 में से 6 गया 14, यानी कि आपको यहां से क्या मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। तो डी विल बी इक्वल टू 14। इसको बॉक्स बना के साइड में रख दो। ये आपका कुछ आया, ये आंसर नहीं आया, ये आपका कुछ आया, मतलब डिटर्मिनेंट आया, सबसे पहला स्टेप आया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। आपने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको ये जो डी आपने निकाला ना, अब ये डी आपने निकाला, लेकिन यहां पे एक्स और वाई है। अगर एम और एन रहेंगे तो एम एन एन के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन यहां पे क्या है, एक्स और वाई है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी एक्स बहुत फेमस नाम है, ठीक है, जो WWE देखता था उसको पता होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो dx जो है आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो dx कैसे निकालोगे, ये जो dx है वो कैसे निकालोगे, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। क्या, सेम आपका डिटर्मिनेंट का ऐसा बॉक्स बना देना है। अब dx है ना, यानी कि x का आप निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट आप किसका निकाल रहे हो, x का निकाल रहे हो। तो आपका जो मेन इक्वेशन जो आपने एक के नीचे एक लिखा था, उसमें जो x वाला पार्ट है ना, ये x वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये x है, ये x वाला पार्ट है, इसको भूल जाओ, इसको हाथ से छुपा लो। इसको क्या करो, किसी भी चीज से छुपा लो कि आपको दिखना नहीं चाहिए। अब आपके पास क्या बच रहा है, 3 4 और -11 और 10। अब इसमें क्या करना है, आपने जब x को छुपा दिया, जब आपने x को छुपा दिया तो x के जगह पे ये जो इक्वल के बाजू में जो नंबर रहेंगे ना वो लिख देना है। तो आपने जब x को छुपा दिया तो मतलब x के जगह पे कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने x को छुपा दिया है। तो जब आपने x को छुपा दिया तो x के जगह पे आपको ये जो इक्वल के बाजू में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो लिख देना है। तो क्या है, -11 और उसके नीचे -10। तो आप लिख दो यहाँ पे -11 और उसके नीचे -10 लिख दिया। अब x तो छुपा हुआ है आपका, तो -11 -10 दिख गया। तो नंबर और क्या नंबर बच रहे हैं यहाँ पे, 3 और 4 बच रहे हैं, जो कि y वाले हो। तो यहाँ पे y आता है ना, इस साइड x के आते हैं, इस साइड y के आते हैं। तो x के जगह पे आपने ये वाले नंबर ले लिए। अब y के जगह पे जो है वो लिख दो, तो 3 और 4 है, तो लिख दो यहाँ पे 3 4। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करते हैं, -11 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -11 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में माइनस होता है, फिर 3 को -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम डिटर्मिनेंट वाला रूल वही चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -10। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, -11 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये हो जाएगा -44, ये बीच में माइनस पहले से ही है, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय -10 कितना हो जाएगा दोस्तों, -30। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -44 + 30, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -14। समझ में आ रहा है, काफी नीचे आ गया, साइड में लिख दो, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों। तो आपका dx का जो वैल्यू आया, dx का वैल्यू आया कितना आया दोस्तों, -14 आया। तो आप यहां पे लिख दो dx = -14। दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं ज्यादा भी नीचे नहीं गया है, दिख रहा होगा आपको। तो dx का वैल्यू कितना आया आपको, -14 आ गया, ठीक है। मैं साइड हट गया, दिख रहा होगा आपको dx का वैल्यू -14। तो d का आपने 14 निकाल लिया, dx का वैल्यू -14 आ गया। अब एक और चीज बच रहा है, आपने d निकाल लिया, dx निकाल लिया, अब आपका एक और चीज बच रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग dy। तो dy भी आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आपने d निकाला, जैसे आपने dx निकाला, उसी प्रकार dy भी आपको निकालना। तो dy कैसे निकालोगे, सेम, पहले डब्बा बना दो। डब्बा फेवरेट है, मजा आता है बनाने में, डब्बा बना दिया। अब डब्बा बनाने के बाद जब आप x का निकाल रहे थे तो हमने x को छुपाया था, अब आप y का निकाल रहे हो तो आपको क्या छुपाना पड़ेगा, y को छुपाना पड़ेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू पहले लिखते हैं ना हम लोग, तो x का वैल्यू तो है यहाँ पे 5 और 2, एक के नीचे एक, 5 और 2, तो लिख दो यहाँ पे सबसे पहले 5 और 2। आपने क्या लिख दिया, 5 और 2। अब आपने y को छुपाया हुआ था, तो y को छुपाया था तो y की जगह पे कुछ तो वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। तो y को छुपाया तो y की जगह पे आप लिखोगे ये वाला वैल्यू -11 और उसके नीचे -10। तो यहां पे लिख दो -11 और उसके नीचे -10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सेम 5 मल्टीप्लाई बाय -10, जो प्रोसेस है सॉल्व करने वाला, 5 मल्टीप्लाई बाय -10 हो जाएगा, बीच में माइनस तो रहता ही है, और ये -11 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -10 मतलब ये हो गया -50, ये बीच में माइनस पहले से ही है, ये -11 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, -22।
ठीक है, तो ये हो जाएगा -50 प्लस 22, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 में से 22 गया 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा -28। तो आपका यहाँ पे dy का वैल्यू आ गया दोस्तों -28। तो आपने ये तीन चीज का वैल्यू निकाल दिया, आपने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, आपने dx भी 14 कितना है -14 निकाल लिया, आपने dy भी -28 निकाल दिया। अब आ गया आपका आंसर निकालने की बारी। ये प्रोसेस हुआ, ये इतना लंबा चौड़ा क्या हो गया, ये प्रोसेस हुआ। अब आपको आंसर निकालना। आंसर क्या होता है, एक्स और वाई होता है ना, क्योंकि आप इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन में एक्स और वाई है, हो सकता है कभी कभी इक्वेशन में एम और एन भी रहेंगे, पी क्यू भी रहेगा, ए बी सी डी भी रह सकता है, लेकिन ज्यादातर एक्स और वाई रहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको अभी क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रख लेना, क्रैमर्स रूल जब भी आप करोगे तो एक फॉर्मूला होता है, तो एक्स विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी होता है और y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी होता है। ये फॉर्मूला को कहीं नोट डाउन कर लो, या फिर आपने याद होगा आपको तो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो रिवाइज करवा रहे हैं आपको, तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं, हमारे पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट है, इस प्रकार के जितने भी लेक्चर्स वीडियो है हमने पूरा पहले से ही बना के अपलोड करके रखे हुए हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे जाके आप अच्छे से देख सकते हो, फिर ये रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, रिविजन तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी है ना, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी है, तो dx किधर है, किधर है, देखो dx किधर निकाला आपने, ये निकाला है dx। तो dx कितना है बेटा, 1 -14, तो dx के जगह पे आप -14 लिखोगे और d का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, देखो d का वैल्यू कितना निकाला है, 14 निकाला है, यानी -14 अपॉन 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर x का। वैसे ही y का वैल्यू dy अपॉन डी है, तो dy कितना निकाला अभी -28 अपॉन d कितना निकाला था 14, तो -28 अपॉन 14 विल बी इक्वल टू -2। तो आपका दो आंसर निकल गया, यहां पे x का वैल्यू आ गया -1, y का वैल्यू आ गया -2। खत्म कहानी क्रैमर्स रूल की भी। x और y का वैल्यू निकालना होता है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, x और y का वैल्यू निकालना, तो वही निकाल लिया हमने। तो दिस इज द दोस्तों क्रैमर्स रूल जो हमने सॉल्व किया। एक बार देख लो अच्छे से किस प्रकार सॉल्व किया, कि पहले d निकाला, फिर dx निकाला, फिर dy निकाला, फिर x और y का फॉर्मूला dx/d dy/d डाल के सॉल्व कर दिया। आपको x और y के जो वैल्यू है -1 और -2 ये बड़ी आसानी से आपको मिल गई। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसके जैसे मैंने बोला 5 स्टार वाले टॉपिक है, ये आपको पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। तो आप लोग इसको देख लो अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोटबुक में नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, बने रहना हमारे साथ। अब इसको हम लोग मिटाएंगे, क्योंकि अब हम कराने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 5वां टॉपिक। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है क्रैमर्स रूल, और इसके पहले जो डिटर्मिनेंट टॉपिक पढ़ा, ये पूरा का पूरा बेस है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। यानी कि एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। ये जो क्रैमर्स रूल जो मैंने करा है ये इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, और ऑलरेडी मैंने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 भी कंप्लीट कर दिया है बहुत पहले। हमारा 1 साल के पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया था मैथ्स का, आप जानते हैं। तो प्लीज जाइए चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3, जिसमें इसी प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल्स हमने क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट वाले वो सब सॉल्व करके रखे हुए हैं। लेकिन ये तो आपका रिविजन था, तो उम्मीद करता हूं एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया तो आपको याद आ गया होगा कि क्रैमर्स रूल वाकई में क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 भी ये टॉपिक के साथ खत्म होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 5वें टॉपिक के ऊपर। ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमारा 5वां टॉपिक है, इसका नाम है दोस्तों रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत खतरनाक टॉपिक है और अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट को ये लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे इजी टॉपिक है मेरे हिसाब से। बोलो, आप बोलोगे कि सर आप तो सर हो, आप तो बोलोगे कि सर ये इजी टॉपिक है, वाट तो हमारी लगती है एग्जाम में। लेकिन यार ट्रस्ट मी, मैं भी तो पढ़ा था ना, जब आप लोग के एज का था तो मैं भी तो पढ़ा था और मुझे तो ईजी लगा था। समझ में आ रहा है दोस्तों, जब मैं छोटा था आप लोग के एज का तो मैं भी पढ़ा था, मुझे इजी लगा था। इसका मतलब मैंने कुछ तो एक डिफरेंट तरीका अपनाया होगा, या फिर एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी अपनाई होगी जो मुझे इजी लगी होगी। तो वो सब क्या है आपको इस टॉपिक के थ्रू पता चल जाएगा। बने रहो हमारे साथ, थोड़ा सा टाइम दे दो बोर्ड को रफ करने के लिए। ठीक है, माफ करना उस चीज के लिए। चलिए आ जाते हैं हमारे 5वें टॉपिक के ऊपर। 5वां है ना, नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 5th टॉपिक है। ठीक है, 5वां टॉपिक क्या नाम है, जैसे मैंने बोला टॉपिक का नाम भी लिखा रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में है और कैसे कैसे एग्जांपल्स होते हैं उसके अंदर। तो टॉपिक का नाम है रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखो, रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखो, दिखने में खतरनाक टॉपिक दिख रहा है, लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो डर गया वो अपने घर गया।
ठीक है, तो अपने घर पे नहीं जाना है हमको, हमको कहीं और जाना है, हमको बहुत अच्छा जॉब चाहिए भाई, हमको बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ाई करनी पड़ेगी ना भाई। तो रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। ये रिड्यूसिबल, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, मतलब कुछ चीज को रिड्यूस करना, छोटा करना। तो यहां पे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, समझ लो। आपको इस प्रकार का इक्वेशन है, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7। ये हमारा पहला इक्वेशन है, कॉमा। ठीक है, डर गए देख के? डरना नहीं है देख के। 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपने अब तक जितने भी इक्वेशंस देखे हैं वो नॉर्मली सिंपल वाले देखे हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 9, इस प्रकार की चीजें देखे होंगे। तो इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं था, भले पॉजिटिव नेगेटिव था, लेकिन कोई फ्रैक्शन वाला चीज नहीं था। तो मतलब आपका दिमाग नहीं घूम रहा था। लेकिन यार आप क्या दे दिए हो यार सर, 4/x क्या होता है, 5/y क्या होता है, ये 3/x क्या होता है। तो आप टेंशन में आ गए होंगे अभी। शायद आपने जो लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी हमारे पुराने वीडियोस देख के, उनको पता होगा कि सर ये तो बहुत चिंदी है। मेरे लैंग्वेज में हम लोग एक बोलते थे, हमारे सर हमको बोलते थे, अरे यार ये तो नल्ला है। क्या है ये? अरे नल्ला है। नल्ला मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो यहां पे एक चीज है जो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब ये दिखने में तो खतरनाक दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग चेंज कर दे तो आप बोलोगे सर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अरे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कुछ रूल्स बने हुए मैथमेटिक्स में इसको चेंज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे मैं एक पहले पार्टीशन कर देता हूं ताकि स्पेस हम लोग यूटिलाइज कर पाए। हम लोग इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको मैं 4 को बाजू में रखता हूं। ये 4/x का मतलब क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x होता है, यानी कि 4 1/x। इसका मतलब यही होता है ना। ये 4/x का मतलब क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो ये 4 और ये ब्रैकेट में 1/x में ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। सब बोलोगे यार सर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो लिखो यार, क्या दिक्कत है। तो हमने 4 को बाजू में रख दिया और 1/x को ब्रैकेट में बना के लिख दिया। ठीक है, इसको मिटा दो पहले, रुको। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, हाँ, तो ये 4 1/x, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन लिख देता हूं। 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों। ठीक है, ये 4 को मैंने बाजू में रखा और ये 1/x। ठीक है, बीच में क्या है? प्लस है दोस्तों। ये 5/y है, तो ये 5 को बाजू में रखता हूं और ये 1/y लिख देता हूं और ये इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सिंपल दिख रहा है भी दिखने में। वैसे ही दूसरे वाले को भी लिख देता हूं। ये 3 है ना, 3/x है ना, तो 3/x को मैं लिखता हूं 3 1/x। वैसे ये 4 है ना, तो 4 1/y इज इक्वल टू 5 लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करता हूं, इमेजिन करता हूं या फिर अजम्पशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रिड्यूसिबल बनाना है ना हमें। टॉपिक का नाम क्या है? रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? अजम्पशन करेंगे। लेट, ये फेवरेट डायलॉग है मेरा, मेरा नहीं यार, जब मैथमेटिक्स जिसने निकाला होगा उसका। तो लेट, हमने मान लिया कि 1/x को मैं नाम दे देता हूं m। मतलब ये जो 1/x है ना, उसको मैंने मान लिया कि 1/x जो है m है और 1/y जो है वो n है। यानी कि अब ये 1/x के जगह पे मैं m लिख सकता हूं, ये 1/y के जगह पे मैं n लिख सकता हूं। सेम उसी में भी उसी प्रकार। ठीक है, अब ये मान लिया है तो लिख दो। कैसे लिखोगे? जब आपने मान ही लिया है तो आप इसको लिख ही दो ना। कैसे लिखोगे? ये 4 1/x है तो आपने लिख दिया ये 4, 1/x के जगह पे क्या लिख सकते हो? m, तो ये हो गया 4m। बीच में क्या है? प्लस। ये 5 1/y है तो 5 और 1/y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? n, तो ये हो गया 5n और इज इक्वल टू 7। ये बन गया हमारा इक्वेशन। मजा आ रहा है? ठीक है, अब यहां पे देखो कि 3 1/x है तो 3 1/x का मतलब क्या है? यहां पे m है तो 3m बन गया। प्लस 4 1/y है तो 4 1/y का मतलब होता है n, तो ये बन गया 4n और इज इक्वल टू 5 तो है ही। तो ये आपके बन गए 2 नए इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और ये इक्वेशन। माफ करना दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। ये 2 इक्वेशंस हमारे क्या हो गए? तैयार हो गए। हमने सिंपली क्या किया है? इसको रिड्यूस किया है। देखो यही चीज है फर्क। अब लोग बोलोगे कि सर इसको क्या हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यार एक तरीका होता है ना। अगर आप बोलोगे कि हमें जो है 100 सीढ़ियां चढ़ना है, तो आप बोलोगे कि सर मैं 100 सीढ़ी चढ़ना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल चढ़ो। तो आप सीधा पहले सीढ़ी से 100वें सीढ़ी पे नहीं जाओगे, आपको एक एक दो दो करके ही जाना पड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार दोस्तों यहां पे आपको पहला जो है, आपने जो इक्वेशंस था उसको आपने क्या किया? सॉल्व किया। उसको सॉल्व करके इस प्रकार किया कि आपने कुछ वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके जगह पे कुछ मान लिया और उसको हमने सिंपल के फॉर्म में यानी रिड्यूस के फॉर्म में कर दिया। इसीलिए इसका नाम है रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। ओके, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा मेरा तबियत खराब है, खांसी भी आ रही है, तो मैं थोड़ा सा ठीक है दोस्तों, माफ कर देना मेरे को। अब चलते आते हैं यहां पे
तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इसको हम लोग जैसे हमारी मर्जी है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन मिला हुआ है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक के नीचे एक वाला मेथड यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर देंगे। आपकी मर्जी है ना, आपके पास दो इक्वेशन है, आपको जिससे सॉल्व करना है उससे सॉल्व करो। कहीं बोला तो नहीं ना किससे सॉल्व करना है। तो ये और ये इक्वेशन को मैं मेरी मर्जी के हिसाब से साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करूंगा। आप चाहो तो ग्राफिकल से कर लो, आप चाहो तो क्रैमर से कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सिंपली होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर दो। तो कैसे सॉल्व करोगे ये देखो, इसमें कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या आपको, m और m में सिमिलर है कि ये 4 है तो ये 3 है, सेम सेम नहीं है। n में देखो ये 5 है तो ये 4 है, सेम सेम नहीं है। मतलब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले सेम सेम बनाना पड़ेगा। देखो सीख रहे हो ना, सेम सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी दो चीज को पकड़ो। किसको पकड़ोगे, किसको बनाओगे। तो मैं बोलता हूं कि चलो हम लोग ना ये m वाले को सेम बना देंगे। तो ये 4 है ना, अभी मैं ये वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं। इसका नाम पहले रख दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, समझ लो नाम रख दिया मैंने। तो ये पूरे इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 3 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 3 है ना, इसको भी 12 बना सकता हूं अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बन के ये 12m बन जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये 12m बन जाएगा। तो ये दोनों 12 बन जाएंगे, तो कैंसिल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको सेम बना दिया। तो नया इक्वेशन क्या मिलेगा हमको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बनेगा हम लोग को, ये 12m मिलेगा। नया इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा दो, नया इक्वेशन बना रहा हूं। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4m क्या बन गया, 12m बन गया। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5m क्या बन जाएगा, प्लस 15n बन जाएगा। और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 को भी होगा ना, सबको होगा ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा, 21। ये क्या बन गया, नया इक्वेशन। वैसे नीचे वाला भी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 12, तो ये बन गया 12m। 4 मल्टीप्लाई बाय 4n हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 16n इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और अब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 12 और 12 दोनों सेम बन गया, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये भी 12 है, ये भी 12 है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब माइनस ही करना है, तो 21 माइनस 20 कितना बचेगा, 1। 21 में से 20 गया, कितना बचा, 1। ये 15n और ये 16n है, तो 15 माइनस 16 कितना होता है, -n, मतलब -1n ना, तो -n हुआ। तो -n इज इक्वल टू 1, मतलब आपका n का वैल्यू कितना आएगा, -n कितना है आपका, n माइनस n इज इक्वल टू 1 है, तो ये माइनस का साइन 1 के पास भेज दूंगा, तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। तो आपका एक वैल्यू आया, n का वैल्यू आया -1। लेकिन आप सेटिस्फाई हो गया, खुश हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें m भी निकालना है। आपने n निकाला, लेकिन आपको m भी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दूंगा। तो मैं डाल देता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन का मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, ये 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 ना, ये है ना, इसको मैं ब्रैकेट बना दो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये मल्टीप्लाई हमने अलग से किया, इक्वेशन तो यही है, देखो यहां से देख लो। तो 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, क्या है हमारा इक्वेशन, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। उसमें मुझे n का वैल्यू -1 डालना है, तो ये n की जगह पे -1 डाल दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 4m तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 5n के जगह पे -1 आ गया, इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो यहां पे इसको। तो ये हो जाएगा 4m प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1, मतलब ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 हो गया, यानी कि 4m, सॉरी देखो आप गलतियां, देखो मेरे से भी गलती हुई, मैं भी इंसान ही हूं ना, आप लोग से भी यही चीज एग्जाम में गलती होगी। आपने यहां पे इक्वल इक्वल डालना शुरू कर दिया और ये चीज गलत है, तो यहां पे इक्वल नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर इक्वल है और यही लोग गलतियां करते हैं। देखो मेरे से भी हुआ, क्योंकि मैं फटाफट सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा ध्यान से भटक गया, तो मैं गलती कर लिया। इसके लिए बोलता हूं आपको एकदम चौकन्ना रहना एग्जाम में, छोटी छोटी गलती। आपने अगर ये इक्वल एग्जाम में लिखा होता तो आपके आधा से 1 मार्क्स कट गए होते हैं। ठीक है, इक्वल यहां पे नहीं आएगा, इक्वल है ना ऑलरेडी इक्वेशन में। तो 4m इज इक्वल टू 7 प्लस 12, 4m इज इक्वल टू 12 हो गया, तो m का वैल्यू हो जाएगा 12/4, यानी m का वैल्यू हो गया यहां पे 3। तो आपको m का वैल्यू 3 मिल गया, n का वैल्यू माइनस मिल गया। खत्म कहानी? नहीं, खत्म कहानी नहीं हुई। अब एक छोटी सी चीज करनी बाकी है। क्या करनी बाकी है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। अब आपने तो माना था भाई कि 1/x m है, 1/y n है, दोबारा से वापस देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने तो माना हुआ है कि m जो है वो 1/x है और n जो है वो 1/1 है। तो पूरा जो पुराना वैल्यू है उसको वापस से रिड्यूस कर दो, क्योंकि रिड्यूसिबल करना है ना, तो वापस देना पड़ेगा मुझे। क्योंकि अगर आप m और n यहां पे रुक जाओगे और आप एग्जाम में इसके आगे नहीं सॉल्व करोगे और x और y का वैल्यू नहीं निकालोगे, क्योंकि इक्वेशन में x और y है ना,
मेन जो इक्वेशन आपका जो क्वेश्चन जो आपको दिया था उसमें तो एक्स और वाई है, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ना कि एम और एन। एम और एन तो आपने खुद ने माना है, तो अब उसको वापस से डाल दो एक्स और वाई के फॉर्म में। कैसे डालोगे? आपने खुद माना था क्या कि एक्स 1/x आपने माना था कि ये एम है, 1/x माना था एम, और 1/y को आपने माना था n। तो जब 1/x को आपने m माना था तो आपका m क्या है? 3 है ना, तो 1/x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? 1/3 आ गया आंसर, x का वैल्यू 1/3। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है ना? बहुत सिंपल है। 1/x इज इक्वल टू m है, तो m के जगह पे आपने क्या लिख दिया? 3, क्योंकि m का वैल्यू 3 निकाला आपने, m के जगह पे 3 लिख दिया। अब 3 नीचे आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो आपका आंसर आ गया x का वैल्यू 1/3। वैसे ही n का वैल्यू क्या है? -1 है, तो यहाँ पे 1/y नीचे वाला स्टेप करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसके लिए सामने सामने लिख रहा हूँ। आपको आपके एग्जाम में एक के नीचे एक लिखना है, गलती मत करना। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं ये चीज सामने सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/y देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ, क्या है? 1/y इज इक्वल टू n, तो 1/y इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या है? -1 डाल दिया। अब y इधर भेज दो, -1 नीचे लगे हो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-1, यानी कि y इक्वल टू -1। तो आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू 1/3, y का वैल्यू -1। खत्म कहानी ऑफ रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्लियर है दोस्तों? मजा आ रहा है करने में, और उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लैशबैक में चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा याद आ गया होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यही था हमारा रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमने जो भी फॉर्म में दिया रहेगा, इससे खतरनाक देते हैं। कभी कभी नीचे x + y आ जाता है, लेकिन टेंशन मत लेना, नीचे जो भी रहेगा उसको मान लो सीधा m। जो भी नीचे रहेगा 1/x + y भी रहेगा तो उसको m मान लो, 1/x - y रहेगा उसको n मान लो। बहुत सिंपल है। और ऑलरेडी पूरा का पूरा इसी टॉपिक के ऊपर हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर, हमने कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 में देखोगे तो ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व करवाया है, जो कि इसी टॉपिक के ऊपर रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन, इस प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर पूरा बेस है, और ऑलरेडी हमने पूरा सॉल्व करवाया है उसको। वो आप जाके हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर लेक्चर बाय लेक्चर कुछ 8 या 10 लेक्चर लग गए थे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज जाओ, आई गेस तीसरा चौथा लेक्चर में आपको ढूंढना पड़ेगा जाके कि कौन से लेक्चर में पढ़ाया गया है ये टॉपिक को, तो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए पढ़िए अच्छे से, हर एक वीडियो को खोल खोल के देख लेना इस चैप्टर का, आपको पता चल जाएगा कि कौन से वीडियो में कौन सा टॉपिक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा आज का 5वां टॉपिक, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी चीजें बाकी है दोस्तों, अभी और भी शुरुआत करनी है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, क्योंकि आप लोग इसको फटाफट से क्या करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको रफ करने जा रहा हूं, क्योंकि अब आ रहा है हमारा 6ठा टॉपिक आज के इस वीडियो का, आज के इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 6th टॉपिक। हम देखते हैं कि कौन सा 6th टॉपिक है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। देखो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। मैं तो यही चाहता हूं कि हर बच्चा हमारे 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है यार, वो एटलीस्ट 90% के ऊपर मार्क्स स्कोर करे यार। कम से कम सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट ना मुझे ही होगा, ठीक है। बोलते ना एक कहावत है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये मैंने कहीं सुना था, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है दोस्तों, ये मैंने कहीं सुना था कोई तो मूवी में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोला था उन्होंने कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, मतलब आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन बोला? एक पत्थर लो, उसको तबीयत से उछालो, मतलब दम लगा के उछालो, देखो छेद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कौन कहता है कि एक नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा, एक एवरेज बच्चा टॉप नहीं कर सकता। मेहनत तो करके देखो, रिजल्ट अपने आप आपका जवाब दे देगा, ठीक है। आते टॉपिक पे, चलिए कौन सा टॉपिक है? 6th टॉपिक। ये हो गया 5 कंप्लीट। 6 पे आ जाते हैं दोस्तों। 6ठा टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी देखते हैं भाई ये क्या है। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन तो इसके पहले पढ़ा, पहले ही टॉपिक था। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं कि पूरे चैप्टर में ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन, ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है। लेकिन थियोरेटिकल टॉपिक का मतलब ये मत समझ लेना कि आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, इसमें भी आपको सॉल्व ही करना है। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा वो एक थियरी पूछा जाएगा, एक थियरी को समझना है आपको। अब क्वेश्चन क्या है? लेट सपोज आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर। एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिखना चाहूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास अभी फिलहाल तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगा, कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, टेंशन मत लेना। लेकिन तब तक यार थोड़ा सा
आप इस पार्ट को आप चाहो तो 10 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके आपका क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं। तो एक क्वेश्चन है द सम ऑफ फादर एज, यानी कि क्या दिया है दोस्तों, फादर का एज दिया हुआ है, द सम ऑफ फादर एज, ठीक है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन। देखो ध्यान से सुनो, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं क्वेश्चन को। ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70, यानी कि एक फादर है उसका एज, और एक बेटा है उसका डबल का एज, ये दोनों को अगर सम करेंगे तो 70 आएगा। ये ऐसा एक चीज बोला हुआ है हमें। और साथ ही में क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ वी डबल द एज, दूसरा कंडीशन है, इफ वी डबल द एज। देखो ध्यान से, मैं लिखा इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको एक एग्जांपल बनाया मिल जाएगा, ठीक है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर का एज को हम लोग डबल करते हैं एंड उसको ऐड करते हैं सन के एज से, एंड ऐड द सन एज, तो उसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसका जो सम आ रहा है सन एज का सम इज 95। इसका सम कितना आ रहा है, प्लस करके 95 आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि हमें फाइंड करना है, फाइंड देयर बोल दिया मतलब दोनों का, फादर का और सन का, बाप का और बेटा का, दोनों का क्या निकालना है, प्रेजेंट एज, यानी कि आज के डेट में उसका उम्र कितना है, ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे कि सर ये तो क्वेश्चन आंसर वाली चीजें हो गई, समझ में आ रहा है। देखो यही एक खासियत है इस टॉपिक की, ये एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, यानी थियोरेटिकल बेस्ड टॉपिक है, जिसमें आपको ऐसे थियरी वाले क्वेश्चंस दिए रहेंगे। बच्चे देख के डर जाते हैं, थियरी क्या समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश लिखा हुआ है, आधे से ज्यादा लोग तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाते। लेकिन यार बुरा मत मानना, ट्रस्ट मी, अगर आप इंग्लिश ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब अगर आप समझ जाओगे ना, तो ट्रस्ट मी दोस्तों कि बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो एक बार आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझ लेना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिखा क्या है। चलो पढ़ते हैं, वापस से पढ़ेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखो द सम ऑफ फादर एज, मतलब फादर बाप का एज, और ट्वाइस द एज ऑफ सन, मतलब बेटा है उसका डबल एज जो होगा, वो दोनों मिला के 70 हो जाएंगे। फिर अगर हम डबल करें फादर के एज को और उसको सन के एज के साथ प्लस करें, सम मतलब क्या होता है प्लस करना, तो उसका आएगा 95। तो हमें दोनों का एज निकालना है। क्या करें भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप यही सोच रहे, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, लेट, हमारा फेवरेट चीज, लेट द फादर, ठीक है, लेट द फादर एज इज इक्वल टू एक्स, मान लिया। लेट द सन एज, यानी कि जो बेटे का एज है उसको मान लिया y। तो आपने क्या मान लिया कि फादर एज x है, सन एज y है। इतना तो आप मान सकते हो ना यार, इतना तो इजी है, इतना आपने मान लिया। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये मान लिया। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ोगे तो कुछ कंडीशन दिए। तो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है हमारा, फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि फादर एज और ट्वाइस द एज ऑफ सन 70 है। प्लस करेंगे तो फादर एज क्या है, हमने क्या माना, फादर एज एक्स है, यानी कि फादर एज एक्स है, ठीक है, फादर एज एक्स है। फादर एज को और ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी सन के एज को ट्वाइस मतलब डबल, तो सन का एज क्या है y, मतलब उसका डबल हो जाएगा 2y। तो ये फादर एज और ये डबल सन का एज, इनको क्या कर रहा है, सम कर रहा है। सम मतलब क्या होता है, प्लस, मतलब ये हो गया x प्लस 2y, कितना है, इज 70। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 70। समझ में आ रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। यही तो है इस चीज की खासियत कि आपको थियरी में दिया है, आपको उसको पढ़ के सॉल्व करके एक इक्वेशन बना देना है। दो इक्वेशन जब बन जाएंगे उसको साइमल्टेनियस या फिर जो भी मेथड्स आप जानते हो उससे सॉल्व कर लो, x और y का वैल्यू निकाल दो, खत्म, कहानी खत्म। तो आपका मिल गया पहला, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब वैसे ही एक और कंडीशन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको, देखो ध्यान से। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फादर के एज को डबल कर रहे हैं। तो फादर का एज तो x माना हुआ है, तो उसका डबल करेंगे, यानी कि 2x हो गया। तो अगर हम फादर के एज को डबल किए, लिख दिया, एंड ऐड द सन एज, मतलब सन के एज को अगर उसमें ऐड करें, तो सन का एज क्या है भाई, y है, तो ऐड कर लिया। तो उसका जो सम है यानी प्लस जो है वो कितना आ रहा है, 95 आ रहा है, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा, 95 आएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो जब दो इक्वेशन मिल गए दोनों कंडीशन के हिसाब से, तो हमें पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब हमें दोनों का जो आज का एज है वो निकालना है। मतलब एज फादर का x है और सन का एज है y, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख दो, साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। कैसे आएगा देखो थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है हमें,
क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख देना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। दूसरा इक्वेशन ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। ये दोनों को एक के नीचे एक लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करने के पहले दोनों में से किसी एक का सेम होना जरूरी है, यानी कि x का या फिर y का। तो दोनों में से x भी सेम नहीं है, y भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को सेम बना देंगे। तो अगर मैं ऊपर वाला इक्वेशन जो है मेरा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं ये ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x बन जाएगा। ये पूरा इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x बन जाएगा, नीचे भी 2x है, मतलब कैंसिल हो सकता है। तो नया इक्वेशन कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x बनेगा यहां पे 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y कितना बनेगा, प्लस 4y। ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 70 बनेगा 140। ठीक है, मिल गया, ये नया इक्वेशन बन गया। और नीचे वाला इक्वेशन को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, तो वो सेम टू सेम हम एज इट इज लिख देंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 2x को कैंसिल करना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया यहाँ पे। तो ये 4y माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 140 माइनस 95 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 45, ये 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3y इज इक्वल टू 45 हो गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 15। तो y का आंसर कितना आ गया, 15। y 15 आ गया। x भी निकाल सकते हैं, तो किसी एक में से डाल देता हूं मैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने किसी एक इक्वेशन में डाल दिया, तो 1 में डाल देता हूं। तो ये क्या, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 है ना। इसमें मुझे y का वैल्यू क्या लिखना है, 15। तो ये y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 15 लिख सकता हूं। लिख दिया। अब ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब 30 इज इक्वल टू 70। सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 70 में से 30 गया, कितना बचा, 40। तो x का वैल्यू आ गया 40। तो आपने निकाल लिया x और y का वैल्यू। तो आपने x को क्या माना था, x को माना था फादर। तो यहां पे साइड में कहीं पे लिख दो, साइड में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे साइड में, कि आपका जो फादर का एज था, फादर्स एज जो था वो कितना माना था आपने, x। तो कितना आ रहा है वो, x का वैल्यू 40 आ रहा है, यानी कि फादर का एज हो जाएगा 40 साल, माफ करना 40 इयर्स। ये हो गया फादर का एज। दूसरा एज क्या निकालने बोला था, सन का। सन का एज क्या माना है आपने, y। तो लिख दो यहां पे सन एज इज इक्वल टू आपने क्या माना है, y। तो y का वैल्यू कितना आया, 15, यानी कि कितना हो गया, 15 ईयर्स। यानी कि बाप जो है वो 40 साल का है इस वक्त, और बेटा जो है वो 15 साल का है। निकाल लिया आपने। और यही है इस टॉपिक का ओवरऑल लेखा जोखा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है। तो इसी प्रकार के कई सारे टॉपिक्स है, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है इसके बाद का, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5। तो एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5, जो कि पूरा इसी टॉपिक के ऊपर बेस है। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स उस प्रैक्टिस सेट के हमने हमारे लेक्चर वीडियोस के दौरान पढ़ाए हुए हैं। प्रॉपर जब हमारा रेगुलर लेक्चर वीडियोस चल रहा था उसमें पढ़ाए हुए। तो प्लीज जाओ चेकआउट कर लो, डायरेक्ट सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स 1 के 10th मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा के फोल्डर में चले जाओ और स्क्रॉल कर लो, आपको मिल जाएगा। कोई भी 9th या 10th लेक्चर में होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस बने हुए। क्लियर है। तो ये था हमारा टोटल 6th टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैं मिटा दूं कि आपको टाइम चाहिए इसको स्क्रीनशॉट लेने का, चलो मैं बाजू में हट गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा बेहतर होगा। फटाफट से मैं साइड हट गया, अब इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि और एक चीज बताना है आपको। ठीक है, तो फटाफट से मैं पहले एक साइड का रफ कर लूंगा, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक्स जो है खत्म हो चुके हैं दोस्तों। फाइनली पूरे टॉपिक्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ बताना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये स्पेस को ले रहा हूं मैं। जैसा मैंने बोला कि अभी जो टॉपिक हमने सीखा, ये एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 के ऊपर पूरा बेस है, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाया है दोस्तों। तो प्लीज जाओ चेकआउट कर लो, आपको मिल जाएगा। और यहां पे दोस्तों समाप्त होता है हमारा आज का पहला रिवीजन लेक्चर वीडियोस। और आपको जान की खुशी होगी कि ये पूरे चैप्टर के अंदर टोटल 6 टॉपिक्स थे, 6 के 6 टॉपिक्स आज हमने कराए हैं, हर एक एग्जांपल के साथ। और आपको ये भी बताया कि कंसेप्चुअल नॉलेज क्या था और टॉपिक का मतलब क्या था, हर एक चीज क्लियर हो गया है।
ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस देख सकते हो जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज जाओ चेकआउट कर लो। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप जानते हो मेरे बारे में। जो लोग नए हैं, शायद बहुत सारे लोग न्यू भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो जो लोग नए हैं आपको मैं बता दूं, लगभग 1500 से ज्यादा वीडियो हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, हर स्टैंडर्ड का, हर चैप्टर का कंप्लीट है। तो प्लीज जाओ, 10th के लिए खास करके बच्चे जाओ, हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लो, अच्छे से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड किया है। खोल के देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा उसके अंदर है। थंबनेल तो पता ही चल जाएगा थंबनेल देख के भी, लेकिन टॉपिक्स के नाम हमने थंबनेल में नहीं लिखे, लेक्चर बाय लेक्चर लिखे, तो आप ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेक्चर के अंदर कौन सा टॉपिक्स है। बहुत ईजी है, बहुत छोटे छोटे वीडियोस है, हम जानबूझ के छोटे वीडियोस ही बनाते हैं ताकि कम समय में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सको। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त करूंगा, लेकिन जाते जाते कुछ आपको दे के भी जाऊंगा। होमवर्क नहीं दूंगा, टेंशन मतलब, होमवर्क नहीं दूंगा, हमेशा होमवर्क देता हूं, लेकिन होमवर्क नहीं दूंगा। कुछ ऐसा चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जैसे कि आप जानते हो कि ये हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो था, विदाउट एनी इंटरप्शन। दोस्तों, मैंने बीच में कुछ भी ब्रेक नहीं लिया, आप जानते हो कंटिन्यूअस आपके लिए मैंने मेरी वीडियो बनाया, विदाउट एनी स्टॉप, विदाउट एनी कट ये वीडियो रहा है। गला खराब है फिर भी कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये हमारा वन शॉट वीडियो था, वन शॉट रिवीजन वीडियो था हमारे पहले चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए, वैसे ही सेम एक और आपका वन शॉट वीडियो आएगा, एक और वन शॉट वीडियो आएगा, और वो वन शॉट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर का लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसी चैप्टर का दोस्तों एक और वन शॉट आएगा जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करेंगे वन शॉट। तो वन शॉट वीडियो कमिंग सून ऑफ द प्रॉब्लम सेट, यहां पे मैं लिख देता हूं कमिंग सून, थोड़ा मार्कर भी फीका हो गया, इंक डालना पड़ेगा अभी, तो कमिंग सून है दोस्तों, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, हाईलाइट कर देता हूं ब्लू वाले से, ठीक है। तो कमिंग सून, आप लोग बस रेडी रहना, कुछ ही टाइम के अंदर प्रॉब्लम सेट का भी वन शॉट वीडियो आ जाएगा, और ये पूरा चैप्टर जो है हमारा रिवाइज करके हो जाएगा। जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहना और बताना हमें कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो आज का मैं समाप्त करूंगा, और उम्मीद करता हूं हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग से एक दरख्वास्त ये करूंगा कि मेहनत करके जो वीडियोस हम बनाते हैं, वैसे ही आप लोग भी मेहनत करके वीडियोस को देखा करो, और वीडियोस देखने के बाद बस आराम से कुर्सी लगा के तकिया लगा के सोना नहीं है, उसको देखने के बाद आप लोग अपने रियल लाइफ में आओ, एक नोटबुक निकाल लो, प्रैक्टिस करो, टेक एक वन एग्जांपल फ्रॉम ईच पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन पहला टॉपिक कराया, दूसरा ग्राफिकल मेथड कराया, तीसरा डिटर्मिनेंट पढ़ाया, क्रैमर्स रूल पढ़ाया, रिड्यूसिबल पढ़ाया, यहां पे छठा एप्लीकेशन पढ़ाया। तो हर एक का एक एक दो टॉपिक निकालो ना, ढूंढो, या टेक्स्ट बुक्स में तो दुनिया भर के एग्जांपल दिए, हर एक का एक एक एग्जांपल निकालो, बिना देखे सॉल्व करो। अगर आप बिना देखे सॉल्व कर पाओगे, रिवीजन लेक्चर देखने के बाद, रिवाइज करने के बाद बिना देखे सॉल्व कर पाओगे, ट्रस्ट मी आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, मान लेना। और आप कोई भी एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लो इस चैप्टर में से, आप करके दिखा पाओगे, ये मेरा आपके साथ चैलेंज है, गारंटी है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को फॉलो करोगे और बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स मैथमेटिक्स में स्कोर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारे चैनल के ऊपर पहला वन शॉट वीडियो, पहला कंटिन्यूअस रिवीजन लेक्चर वीडियो ये आपको मिला है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपनी राय और सजेशन ऑनेस्टली बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है यार, कि हमारा एक फीडबैक तौर पे दे दो आप, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, दिल से अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है दोस्तों आज का वीडियो, और ये देखने के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर मिली आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, खासकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को शेयर करो, और उनको बोलो कि सिर्फ एक वीडियो देख ले, वो हर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो से एक चैप्टर, वैसे ही 5 चैप्टर है तो 5 वीडियो देख ले, उनका पूरा मैथ्स कंप्लीट। साइंस के भी जल्द लेकर आ रहा हूं, साइंस का भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। जैसा हमारा टाइम टेबल है उसके हिसाब से आता रहेंगे। टाइम टेबल हमारे कम्युनिटी में भी डाला हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट जाके देख लेना, एक टाइम टेबल है, उस अकॉर्डिंगली हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आपको मिलता रहेगा। आप लोग बस बने रहना, प्यार दिखाते रहना, शेयर करते रहना दबा के, एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।